नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। दिल्ली में खराब AQI को लेकर हो रहे प्रदर्शन की वायरल तस्वीरें आपने देखी होगी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अचानक खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा के समर्थन में नारेबाजी क्यों होने लगी, यह बात देश को थोड़ी चौंका रही है। हिडमा वही खूंखार नक्सल कमांडर है जिसे पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हिडमा 26 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसमें 300 से ज्यादा आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की जान गई। उस पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम था। पिछले 20 सालों से वो मोस्ट वांटेड था। हिडमा का मारा जाना नक्सलियों के खात्मे की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी। लेकिन देश की राजधानी में प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन की आड़ में वामपंथी एकजुट हुए और उसी खूंखार हिडमा का महिमा मंडन करने लगे। हिडमा की लड़ाई जिंदाबाद, मांडवी हिडमा अमर रहे, ऐसे नारे लगाए जाने लगे। हिडमा की तुलना आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा से की गई और फिर उकसाने वाली जो नारेबाजी होती है कि तुम कितने हिडमा मारोगे और घर से हिडमा निकलेगा। सोचिए, तो ऐसे नारों का जो देश में जिस तरह का इतिहास रहा है, वो ये देश उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। और ऐसे नारों की आड़ में कई बार देश में हंगामा खड़ा करने की कोशिश हो चुकी है। ये लेफ्ट गैंग का सबसे पसंदीदा नारा है, जिसका इस्तेमाल कश्मीर से लेकर दिल्ली तक लोगों को भड़काने के लिए किया जाता रहा। ऐसे में दिल्ली में खराब AQI की शिकायत की आड़ में उसी पैटर्न को नए सिरे से आजमाने का सीधा मतलब क्या है, ये जरा समझिए। मतलब यह है कि दिल्ली में फिर से अराजक माहौल बनाने की एक सोची समझी प्लानिंग शुरू हो चुकी। जरा सुनिए, इस प्रदर्शनकारी लड़की को कह रही है कि दिल्ली की हवा तब तक नहीं सुधरेगी जब तक नक्सलियों की सरकार नहीं बनेगी। सुनिए। चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन इंपीरियलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओवादिस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादिस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनताना सरकार के थ्रू। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है, वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है, वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। तो दिल्ली में खराब AQI का ठीकरा पूंजीवाद पर फोड़ना, नक्सल मॉडल को जनता का डेवलपमेंट मॉडल कहना, खूंखार नक्सलियों के जनताना सिस्टम का समर्थन करना, पूरे देश में नक्सलियों की सरकार बनाने का इरादा जाहिर करना और इन सारी चीजों को जेन जी के विरोध प्रदर्शन के तौर पर पेश करना, यानी असल इरादा वायु प्रदूषण पर हल्ला मचाना नहीं, कमजोर पड़ रहे नक्सलियों का समर्थन करना था। और इशारा यही है कि अर्बन नक्सल फिर अपने एजेंडे को धार देने में जुट गए और इसके लिए कैसे छात्रों का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे उसकी आड़ ली जा रही है, उसकी परतें भी आगे खोलूंगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यह दुर्दांत नक्सली कमांडर हिडमा को हीरो बताकर विकास के जिस कथित मॉडल की दलील दी जा रही है, जिसका गुणगान किया जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है। ये लड़के, छात्र, लड़कियां जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनमें से ज्यादातर को पता भी है कि वो किस तरह के सिस्टम का समर्थन कर रहे हैं? हकीकत यह है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई का माहौल बनाकर आदिवासियों को विकास से काट कर रखा गया। जंगल के संसाधनों पर कब्जा करके नक्सली कमांडर अवैध तरीके से वसूली करते रहे, अकूत संपत्ति जुटाते रहे और इसकी पोल 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार खुल चुकी है। आदिवासी इलाकों में सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सरकारी इमारतें ये बनने नहीं दी गई कभी, और जब भी बनाई गई नक्सली उन्हें ध्वस्त करते रहे ताकि यहां रहने वाले लोग पढ़ लिख कर ये समझ न जाएं कि ये जो नक्सलवाद है वो कैसे एक अलग तरह की गुलामी में उनको जकड़ रखा है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करके वो आदिवासियों को मुख्य धारा में जुड़ने से रोकते रहे, उन्हें डराते रहे। भोले भाले आदिवासियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें बंदूक थमाकर अपनी समानांतर सरकार कायम करने का उन्हें टूल बनाते रहे, हथियार बनाते रहे।
सरकारी योजनाएं आदिवासी इलाकों में नहीं पहुंचे, इसके लिए खूनी वारदातों से डर और भय का ऐसा माहौल बनाए रखा कि जिससे कि ये पिछड़े लोग हमेशा हमेशा पिछड़े रहे। जिन आदिवासियों ने उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें बेरहमी से मारा गया और इसकी दर्जनों कहानियां आप और हम सुन चुके हैं। हकीकत तो यह है कि जहां जहां नक्सलियों का कब्जा रहा, वहां आदिवासी एक तरह की गुलामी का जीवन ही जी रहे और इस हद तक जी रहे हैं कि वो अपने शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और विकास तो खैर सपना ही रहा उनके लिए। दुनिया 21वीं सदी में है, तरक्की की एक से एक तस्वीरें देख रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहा है देश। जबकि नक्सल प्रभावित इलाकों का हाल ऐसा रहा कि वहां लोगों के लिए एक सामान्य सी बस भी हाल फिलहाल तक अजूबा थी। यह है बीजापुर और बस्तर का विकास का मॉडल, जिसकी वकालत अर्बन नक्सलियों का गैंग करते नहीं थकता। तो दिल्ली में खराब AQI के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में जो प्रदर्शनकारी लड़की नक्सलियों के जनताना सिस्टम का गुणगान करती दिख रही है, सोशल मीडिया पर उसके लिए क्या क्या लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार को उसे दिल्ली की जगह बस्तर भेज देना चाहिए ताकि उसे हकीकत का अंदाजा हो सके कि असल में जनताना सरकार कैसी होती है। हकीकत तो यह है कि तेंदुपत्ता चुनने का मामला हो, महुए का ठेके का मामला हो, लकड़ी, कोयला, जंगल के हर छोटे बड़े संसाधन नक्सली कैसे उसके लिए वसूली करते हैं, कैसे शोषण करते हैं, दिल्ली में बैठकर कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यहां तो अर्बन नक्सल जो लोग हैं, वो ऐसे नए उम्र के छात्रों को, नौजवानों को नक्सलिज्म का जो पाठ पढ़ाते हैं, जिस तरह का ब्रेन वॉश करते हैं, और उसी का ये असर होता है कि ऐसे नौजवान जब ये बोलते हैं तो उनके जुबान से इस तरह की बात निकलती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जैसे इलाके जिसमें नक्सलियों के जनताना सिस्टम की दलील दिल्ली में दी गई, अगर इनको पता हो कि सरकारी आंकड़ों में आज भी वहां गरीबी और कुपोषण किस हद तक है, तो शायद कभी उसकी वकालत नहीं करते। गरीबी और कुपोषण आज भी वहां सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा और बाकी चीजें तो खैर बहुत बाद में आती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की अगर बात करूं तो वहां 52% आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे हैं और लगभग 35% बच्चे कुपोषित पाए गए। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह है इनका जनताना सिस्टम, जनताना सरकार। और ये राष्ट्रीय सर्वे का अनुमान यह है कि यह स्थिति तब की है जब नक्सली उस इलाके में हावी थे। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, इन सारे राज्यों में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां की तस्वीर कमोबेश एक जैसी। क्या यही जनता का मॉडल है? क्या इसी मॉडल के लिए दिल्ली में बवाल किया जा रहा है और एक नए तरह की साजिश रची जा रही है? दिल्ली में खराब AQI के विरोध प्रदर्शन कैसे नक्सलियों के समर्थकों ने उसको अपना नैरेटिव सेट करने का जरिया बना लिया, उसे इस प्रदर्शन में शामिल अलग अलग कॉलेज के छात्रों के बयानों से आप समझ सकते हैं। आपके दोस्त ने बताया होगा किसने ऑर्गेनाइज किया था प्रोटेस्ट और किस लिए प्रोटेस्ट करना? नहीं, सी एज फ्रेंड्स आपकी उतनी बात नहीं होती, सिंपल सी बात होती है कि हाँ ये AQI का प्रोटेस्ट हो रहा है एयर पॉल्यूशन के खिलाफ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। जैसे पुलिस का कहना है कि पेपर स्प्रे मिले हैं, पोस्टर, हिडमा के पोस्टर की बात कही जा रही है। जहाँ तक बात रही हिडमा के पोस्टर्स की, तो वो कोई भी लेके आ सकता है। अगर आप एक ग्रुप में जा रहे हो तो लिटरली आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कौन क्या है, आप सारे ग्रुप को नहीं जानते हो। नक्सली कमांडर का पोस्टर इस तरीके से करना और एक प्रोटेस्ट जो कि पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट था, उसमें इस तरीके से नक्सली कमांडर का पोस्टर लहराना, ये कितना आप गलत मानते हैं इसको? सी मेरे इस पे पर्सनल व्यूज मैटर नहीं करते हैं। अगर किसी के पीछे कोई एजेंडा है तो वो जानेगा ना। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने दोस्त को यहाँ से हटाना है। Actually, we want clean air. We want clean air. I am from Western UP and I have checked my AQI, hometown AQI, and it shows 393. My hometown. It is in Western UP, where they're all around fields and greenery all over there. But when I checked
the AQI of Kalkaji, it shows 382. How it is possible? My hometown shows 393 and Kalkaji shows 382. How is it possible? It means Delhi is clearer than my hometown. This is not possible. My demands are firstly to implement work from home, secondly for schooling to be online, because in this condition it will only give rise to pulmonary diseases, which is on the rise. Demands are immediate declaration of an environment agency, of an environment emergency across the city. One of our other demands is to strengthen public transport. We see that there is a hike in metro prices also. Just do not lower the hike, make it free for women but for all the people. तो दिल्ली AQI प्रोटेस्ट को लेकर 22 प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनमें वो प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं जो टूल की तरह इस्तेमाल किए गए। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि AQI प्रोटेस्ट में हिडमा की नारेबाजी का असल मकसद क्या है। और इसमें से बहुत सारे प्रदर्शनकारी आप देख रहे हैं, सब नौजवान हैं, छात्र हैं। इनमें से बहुत सारों को तो पता भी नहीं होगा कि असल में उनके इस प्रोटेस्ट को एक नक्सलियों के समर्थन वाले प्रोटेस्ट में तब्दील कर दिया जाए। और प्रदर्शनकारियों की भीड़ में बिना सोचे समझे शामिल होना उनके लिए कैसी आफत बन जाएगी, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2010 में छत्तीसगढ़ में जब हमारे सीआरपीएफ के 75 से अधिक जवान मारे गए थे तो मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि तमाम लोगों ने दिल्ली में खुशियां मनाई थी और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी खुशियां मनाई गई थी। मुझे लगता है वो सोच अभी तक जिंदा है। तो हवा के प्रदूषण से ज्यादा दिमाग में जो मैकाले, मार्क्स और माओ का प्रदूषण आकर बैठ गया है और उसके साथ कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का समर्थन पाकर सत्ता में आने का जो ख्वाब आंखों में पैबस्त हो गया है, यह देश के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो बहरहाल इस प्रोटेस्ट का असली मकसद क्या था, प्रदर्शनकारियों की एक सहयोगी से नवभारत संवाददाता की बातचीत में वो भी सामने आ गया। इस प्रदर्शन की असली वजह नक्सल कमांडर हिडमा का मारा जाना है। हिडमा का मारा जाना नक्सल थिंक टैंक पचा नहीं पा रहा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की जो डेडलाइन दी थी, हिडमा उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। दिल्ली में AQI प्रोटेस्ट के नाम पर वो खींच कैसे सामने आ रही थी, जरा इस बयान से सुनिए। जहाँ तक कि हिडमा के एनकाउंटर की बात है तो वो काफ़ी एविडेंस शो कर रही है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्लूडिंग एन एक्स MLA फ्रॉम छत्तीसगढ़, दे हैव क्लेम्ड कि इट इज़ अ फेक एनकाउंटर। और उन्होंने कहा है कि 50 लोगों को पहले अरेस्ट कर लिया गया था और उसमें से पहले 6 लोगों को, जिसमें से हिडमा एक थे, उसके बाद 7 लोगों को अलग से लेके जाके एक फेक एनकाउंटर का सिचुएशन बनाया। तो जब उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट कर दिया था तो स्टेट भी क्या होती है कि वो आके आदिवासियों को मारे, चाहे कोई आर्म स्ट्रगल में एंगेज्ड है तो भी उन्हें आपने अरेस्ट कर लिया है। तो एक कॉमन सेंसिकल बात होती है कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में आप एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर नहीं कर सकते। तो दिल्ली में AQI विरोध प्रदर्शन का जो की हकीकत थी वो असल में ये थी, जहां छात्रों को खराब हवा के नाम पर बुलाया गया, जुटाया गया, लेकिन असल में पूरी स्क्रिप्ट हिडमा के एनकाउंटर की थीम पर रखी गई थी। और असल में उनका जो पूरा मकसद था वो हिडमा के मारे जाने को लेकर एक विरोध प्रदर्शन स्टेज करना। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी में आपको दिखाते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी 572 द्वीपों पर सेना की तैनाती की आखिर असली वजह क्या है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी पानी पर जिसका राज है ताकत उसी के पास है। पानी यानी समंदर, और समंदर में जो जितना ताकतवर उसका उतना बड़ा राज। नया भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है और इसीलिए अपनी समुद्री शक्ति को लगातार बढ़ाने में पूरी ताकत से जुटा हुआ है। ये जो 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये भारत की उसी बढ़ती समुद्री ताकत की बानगी है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए आज नौसेना को नई ताकत मिली है। भारतीय नौसेना ने INS माहे को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। INS माहे दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर तबाह करने में सक्षम है।
चाहे वो गहरे पानी में ही क्यों ना हो। 80% स्वदेशी उपकरणों से तैनात ये नया सबमरीन हंटर समंदर में भारत की ताकत को कैसे बढ़ाने वाला है, मैं आगे इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल दूसरी तस्वीर के बारे में जान लीजिए। देश के इतिहास में पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों पर सेना की तैनाती की गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के तीनों सेनाओं का एकमात्र ज्वाइंट कमांड सेंटर अंडमान में ही है। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों पर सेना की तैनाती करनी पड़ी। यहां तक कि निर्जन द्वीपों पर भी तीनों सेनाओं की मिलीजुली तैनाती की गई है। इसके पीछे की वजह क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और करीब 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अंडमान और निकोबार में कुल मिलाकर 572 द्वीप हैं, लेकिन लोग सिर्फ 38 द्वीपों पर ही रहते हैं। बाकी के सारे द्वीप निर्जन हैं, यानी इन द्वीपों पर इंसानों की कोई बसावट नहीं है। इस द्वीप समूह पर 2001 से ही अंडमान और निकोबार कमांड तैनात है, जो देश की पहली और अकेली ट्राई सर्विस कमांड है। यानी इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं के जवान शामिल होते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि निर्जन द्वीपों पर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो इसकी वजह बहुत सारी है। पहली वजह तो इसकी यह है कि इन द्वीपों को कोई आतंकी ठिकाना न बना ले, इससे बचाने के लिए तैनाती की जा रही है। और दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये कि हिंद महासागर में चीन की चालबाजी पर लगाम लगाना भी इसका एक बड़ा मकसद है। और तीसरी वजह, इस इलाके में नेचुरल गैस का एक बड़ा भंडार मिलना भी इस तैनाती के पीछे एक वजह के तौर पर देखी जा रही है। पिछले कुछ वक्त के दौरान ऐसी कई खुफिया रिपोर्ट आई है जिसमें अंडमान निकोबार के निर्जन द्वीपों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई गई। कुछ साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आशंका जताई गई थी कि निर्जन द्वीपों पर देश विरोधी ताकतें अपना ठिकाना बना रही या बना सकती हैं। असल में 1960 और 70 के करीब अंडमान निकोबार में कई देशों के विस्थापितों को बसाया गया था। इन देशों में श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक भी शामिल थे। आशंका यह जताई जा रही है कि इन देशों के अलगाववादी संगठन अंडमान में रहने वाले विस्थापितों का इस्तेमाल भारत विरोधी साजिशों के लिए कर सकते हैं। अंडमान का लगभग 86% इलाका घने जंगलों से ढका हुआ है, जो आतंकी ठिकानों के लिए बहुत मुफीद जगह हो सकती है। घने जंगलों में गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग से लेकर हथियार छिपाना सब कुछ बहुत आसान है। इतना ही नहीं, इसी साल सितंबर में अंडमान निकोबार कमान के पूर्व कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने भी इसी तरह की आशंका जताई थी। जनरल राणा ने कहा था कि इलाके की सामरिक अहमियत की वजह से कई बाहरी ताकतें घुसपैठ की कोशिश कर रही, इसीलिए आतंकवाद के साथ ही किसी भी खतरे को नाकाम करने के लिए अंडमान के द्वीपों की 24 घंटे निगरानी बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि पहली बार अंडमान निकोबार के 500 से ज्यादा द्वीपों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। इनमें तीनों सेनाओं के सैनिक शामिल हैं। वैसे इस तैनाती की एक और वजह चीन की विस्तारवादी साजिश भी है, जो LAC से लेकर हिंद महासागर तक लगातार होती रही। पिछले कुछ वक्त के दौरान हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ बढ़ी। चीन अक्सर अपने जासूसी जहाजों और पनडुब्बियों को हिंद महासागर में भेजता रहता है। माना जाता है कि इसके पीछे चीन का मकसद हिंद महासागर की मैपिंग करना होता है, यानी एक तरह से नक्शा तैयार करना, ताकि हिंद महासागर के बारे में सारी जानकारी जुटाई जा सके। 30 अक्टूबर को चीन का ऐसा ही एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में देखा गया था। चीन के इस सर्विलांस जहाज के साथ एक सबमर्सिबल यानी कि मानव संचालित पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बी भी लगी हुई थी, जो 7 किलोमीटर की गहराई तक डुबकी लगाने में सक्षम थी। वैसे पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है जब चीन के जहाज हिंद महासागर में आते जाते देखे गए। अब सवाल यह है कि बीजिंग की गिद्ध नजर हिंद महासागर पर क्यों टिकी हुई है, तो इसको भी जरा समझिए। तो हिंद महासागर दुनिया का सबसे गहरा समंदर है, जिसकी औसत गहराई 3741 मीटर है और अधिकतम गहराई तो करीब 8000 मीटर के आसपास मानी जाती है, 7906 मीटर असल में। तो हिंद महासागर अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ एक विशाल महासागर है और दुनिया की 1/3 आबादी यानी कि करीब 2.7 अरब लोग
इसी के किनारे, इसी के तट पे रहते हैं। 23 देश ऐसे हैं जिसका किनारा हिंद महासागर से लगता है। इसके साथ ही हिंद महासागर भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री इलाका है जो व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और हमारे सामरिक हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी इलाके से भारत का करीब 80% व्यापार और 90% ऊर्जा आयात होता है। ऐसे में हिंद महासागर में ताकतवर मौजूदगी भारत के लिए बहुत जरूरी है और यही वजह है कि भारत लगातार हिंद महासागर में अपनी तैनाती बढ़ाता रहा है। अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों पर सेना की तैनाती भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो चीन की साजिशों पर लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन की चिकन नेक असल में भारत के हाथ में और जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट मलय पेनिनसुला और सुमात्रा द्वीप के बीच से एक अजगर के शेप का एक समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री कारोबारी रूट माना जाता है। हर साल 1 लाख जहाज यहां से इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। जो आप देख रहे हैं ये पतला सा जो रास्ता है, इससे 1 लाख जहाज गुजरते हैं हर साल। दुनिया का 60% कारोबार इसी रास्ते से होता है और चीन का तो 80% तेल और ऊर्जा का व्यापार उसका इकलौता रास्ता यही है। यानी अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दंभ भरने वाला चीन है, उसकी सांसें एक बार अटक जाएगी। इस स्ट्रेट की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है और चौड़ाई 65 से 250 किलोमीटर के बीच में वैरी करती है, बदलती रहती है। एक पॉइंट पर तो यह सिर्फ 2.7 किलोमीटर चौड़ा है। आप सोचिए 3 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इसीलिए मलक्का स्ट्रेट को चीन का चिकन नेक कहा जाता है। खास बात यह है कि मलक्का स्ट्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 1400 किलोमीटर के फासले पर है। यानी कि ये इतना डिस्टेंस ये कम है कि इसको एक दिन में पूरा किया जा सकता है। और अंडमान के सभी निर्जन द्वीपों पर सेना की तैनाती से अब चीन की हर साजिश पर पैनी नजर रखी जा सकती है और इसके साथ ही इस इलाके के संसाधन को भी बचाया जा सकता है, जो कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार अंडमान बेसिन में नेचुरल गैस का एक बड़ा भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। समंदर में करीब 2200 मीटर की गहराई पर टेस्टिंग के दौरान प्राकृतिक गैस मिली। खास बात यह है कि गैस सैंपल में 87% मीथेन पाया गया है। 26 सितंबर को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लेकर जानकारी दी थी, बाकायदा वीडियो भी एक्स पर शेयर किया था और यह भी बताया था कि नेचुरल गैस का कुआं अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से करीब 17 किलोमीटर दूर मिला है, जो आने वाले वक्त में देश की एनर्जी सेक्टर की तस्वीर बदल कर रख सकता है। तो एक दौर में अंडमान निकोबार देश की राजनीति में हाशिए पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने अंडमान निकोबार की तस्वीर बहुत हद तक बदल दी है। सरकार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। 80,000 करोड़ रुपए का ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसके तहत इस द्वीप पर एक बड़ा बंदरगाह, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिजली स्टेशन और टाउनशिप बसाने का भी पूरा काम जो है वो शुरू होकर दिया गया है। और अगर ये पूरा हो जाएगा तो समझिए कि देश का समुद्री सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर कैसे एक बार फिर मोदी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए थे, तब विपक्ष क्या नहीं कह रहा था, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे थे। आपको याद होगा, कहा गया कि पीएम मोदी इसलिए अफ्रीका जा रहे हैं क्योंकि इस बार ट्रंप बैठक में नहीं आ रहे हैं, मोदी ट्रंप का आमना सामना नहीं करना चाहते, ग्लोबल लेवल पर मोदी कमजोर साबित हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। हालांकि राजनीतिक लड़ाई में ऐसी छीटाकसी कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है। और जो लोग राजनीति और कूटनीति में फर्क समझते हैं वो इन आरोपों को ज्यादा भाव भी नहीं दे रहे थे। लेकिन आज जब पीएम मोदी अपनी यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट चुके हैं, तो इस वक्त मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस यात्रा में यानी कि G20 शिखर सम्मेलन में ऐसा क्या हुआ कि पूरा साउथ अफ्रीका जो है वो मोदी का मुरीद हुआ जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कहा जा रहा है,
उनके लिए किस किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, पहले एक बार वो जरा देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड स्टेज पर फिर से ब्रांड मोदी की धाक और मजबूत हुई है और क्यों दुनिया के बड़े बड़े नेता भी ये भरोसा दिखा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इससे पहले जरा वो खास टर्म, वो खास शब्दावली जान लीजिए जो मोदी के लिए अफ्रीका में इस्तेमाल की जा रही। तो मोदी को G20 का MVP यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताया जा रहा है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि मोदी तो इन्फ्लुएंसर ऑफ समिट साबित हुए, यानी ऐसा शख्स जिसने G20 में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। तो कहां हमारे देश का विपक्ष कह रहा था कि मोदी जी ट्रंप से बचना चाहते हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसी जबरदस्त प्रशंसा दिख रही। तो इसके पीछे की वजह भी समझिए। असल में मोदी की तारीफ यूं ही नहीं हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में मोदी की धाकड़ कूटनीति के नाम कई सारी कामयाबी गिनाई जा सकती है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बायकॉट के बावजूद G20 समिट में वही डिक्लेरेशन अपनाया गया जिस पर पूरी तरीके से मोदी की छाप दिखाई देती है। मोदी के हर सुझाव की झलक इस डिक्लेरेशन में साफ साफ दिखती है, चाहे वो विकसित देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ाने की बात हो या फिर ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के विकासशील देश खास करके अफ्रीका की आवाज को मजबूत करने का आह्वान हो या फिर पारंपरिक ज्ञान, खनिज संसाधन वगैरह वगैरह जो भी मोदी ने मुद्दे उठाए इस सम्मेलन में, ये सारे मुद्दे इस डिक्लेरेशन में शामिल किए गए। उदाहरण के लिए क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क जिसकी मोदी ने वकालत की थी उसे भी डिक्लेरेशन में शामिल किया गया। नार्को टेरर, इस मामले को भी मोदी ने उठाया और उसकी अहमियत भी बाकी देशों ने मानी और इसके खिलाफ एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया गया। यानी मोदी ने G20 समिट के बड़े एजेंडे जो सेट किए गए उस पर मोदी की साफ साफ झलक दिखाई दे रही है। मोदी का दूसरा बड़ा इंपैक्ट देखिए। G20 समिट में IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की मीटिंग हुई जिसमें आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता को लेकर भी चर्चा की गई। भारत के अलावा ये दोनों देश ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर रहे हैं। ऐसे में तीनों का एक साथ मिलकर बोलना यह साबित करता है कि परमानेंट मेंबरशिप को लेकर आपस में तीनों में कोई झगड़ा नहीं है। तीनों अपनी अपनी ताकत को देखते हुए जगह मांग रहे हैं और तीनों ही इसके लिए दावेदार हैं, जो एक बहुत वाजिब मांग है। अब ये समझिए कि आज के दौर में भारत जब G20, ब्रिक्स और SCO जैसे प्रभावशाली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो उसके बावजूद भी मोदी लगातार IBSA यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के संगठन को मजबूत करने की जो कोशिश है उसमें लगातार क्यों जुटे हुए हैं? तो उसकी वजह यह है कि ब्रिक्स हो या SCO दोनों में चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा है और कई बार इन मंचों का एजेंडा चीन और रूस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनता है। ऐसे माहौल में भारत को हमेशा संतुलन की राजनीति करनी पड़ती है, रणनीति अपनानी पड़ती है और IBSA भारत को एक ऐसा मंच देता है जहां वो किसी बड़े देश के दबाव में आए बिना अपनी बात को आगे बढ़ा सकता है। चूंकि IBSA पूरी तरीके से चीन मुक्त मंच है जहां भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका तीनों समान स्तर पर हैं, तीनों देश लोकतंत्र और तीनों बड़े विकासशील राष्ट्र हैं, इसीलिए उनमें बातचीत ज्यादा सहज, सीधी और बराबरी के स्तर पर होती है। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सुविधा है और जिसका कि फायदा भारत हर बार खास करके G20 के मौके पे उठाता है। G20 में मोदी की तीसरी कामयाबी यह है कि G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें हैं वो वर्ल्ड या दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका की एक तरीके से उसका प्रदर्शन करती है। PM मोदी ने दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, जमैका, इथोपिया, इटली, जापान, ब्राजील तमाम देश, लगभग सभी मेंबर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की और हर मुलाकात अपने आप में बेहद खास रही। मुलाकात की हर तस्वीर में विश्वास, संवाद और साझेदारी की झलक दिखाई। हर मुलाकात, हर मुस्कान और हाथ मिलाने के मोदी के अंदाज से यह संदेश गया कि भारत अब न सिर्फ वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा है बल्कि ग्लोबल साउथ की एक मजबूत और दमदार आवाज बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में मोदी का पर्सनल टच कितना कारगर रहा उसकी झलक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बयान में भी दिखी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने मोदी से मुलाकात के दौरान सबसे पहले तो G20 के मेजबानी में दक्षिण अफ्रीका की मदद करने के लिए भारत को थैंक यू कहा और फिर उन्होंने यह भी कहा कि हमें बताना चाहिए था कि यह इतना मुश्किल काम है, शायद हम करते ही नहीं।
हम भाग जाते। प्रधानमंत्री मोदी और कमरे में मौजूद दूसरे डेलीगेट्स इस टिप्पणी पर थोड़ा हंस पड़े। तो खैर, ये तो हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारी गिनाई जा सकती है जो कि G20 के इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री की मोदी की मौजूदगी की वजह से हुई। लेकिन G20 बैठक से मोदी ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो अपनी लकीर लंबी करने में यकीन करते हैं, दूसरों की लकीर छोटी करने में उनका यकीन नहीं है। और जहां तक विपक्ष की बात है, उसके दुष्प्रचार को पीएम मोदी ने न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में झुठलाया, बल्कि घर लौटते ही एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों वो भारतीय राजनीति में लगातार विरोधियों पर भारी पड़ते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 7 बजे दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली पहुंचे। 10 घंटे की लंबी यात्रा थी, लेकिन पीएम मोदी भारत के चीफ जस्टिस के शपथ समारोह में एकदम तय समय पर 9:45 पर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। तो 10 घंटे की लंबी यात्रा के से लौटने के बाद भी वो बिल्कुल सही समय पे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर यहां से गायब दिखे। तो ऐसे मौकों पे, जबकि देश के लोकतंत्र के लिए जिसके जरिए आप एक मैसेज देते हैं, हर बार राहुल गांधी का ऐसे मौकों से गायब हो जाना यह बताता है कि वो इस देश के लोकतंत्र के बारे में चाहे चिंता जितनी जाहिर करें, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे लोगों को भरोसा हो कि वो जो असल में कहते हैं वो करते भी।